हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक मैकमिलन। राइट, आज क्लास नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी तो ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। और यही नहीं कि सिर्फ एएफएम, सारे ही सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं। सभी के साथ एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर करते जाइए। याद रखिएगा, सैटरडे ऑनवर्ड्स शुरू हो रहे हैं आपके लिए कुछ मेजर स्पेशल सेशन। सैटरडे को सबसे पहले प्रवीण सर का सेशन होगा, ठीक है, फॉलोड बाय दैट अमनजोत मैम का सेशन होगा, ठीक है, एंड साथ ही में दिखा देती हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगा। ऑफिसर अड्डा 24/7 पे आप विजिट करेंगे, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं। सैटरडे को पीपीबी का जो सेशन है वो 8 बजे है। देन अमनजोत मैम का सेशन जो है वो संडे को है, 17 मार्च को 9 बजे है। मेरा सेशन 11 बजे है। आरती मैम का सेशन एएफएम का 2 बजे है। ये इवेंट के लिंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, जेआईबी मिनी मैराथन मॉड्यूल डी इन 1 शॉट, एक सिंगल शॉट में पूरा मॉड्यूल डी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर रिमाइंडर सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे लाइक बटन क्लिक कर दीजिएगा, रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके बाद है अमन मैम का सेशन, दैट इज INIFS। ये है संडे को 9 बजे, ये है संडे को 2 बजे। और यहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ रेशो एनालिसिस, कंप्लीट रेशो एनालिसिस इन 1 शॉट, जो कि है संडे को 11 बजे, ठीक है। तो आप अभी से ही अपने रिमाइंडर सेट कर लीजिए, जिससे आपको इन सेशन का जो एडवांटेज है वो मिलता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Under net present value method of project appraisal, the future cash flow is compared with the initial investment made in the project. The net present value is compared with the initial investment made in the project. The present value is compared with the initial investment made in the project, या फिर the present value is compared with the absolute value of future cash flow. अगर हम एनपीवी मेथड की बात करें, जहां पर हम प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं, अप्रेजल माने कि इवैल्यूएशन करते हैं वेदर वी हैव टू गो फॉर अ प्रोजेक्ट और नॉट। तो इवैल्यूएशन करते वक्त ऐसे कौन सी चीज है जो हम एनपीवी मेथड में देखते हैं, है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू में करते हैं। नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या होता है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ठीक है। यानी कि हमारा जो भी कैश इनफ्लो आना है फ्यूचर में, पहले हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको कैश आउटफ्लो से माइनस करते हैं। तो द फ्यूचर कैश फ्लो इज कंपेयर्ड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। तो फ्यूचर कैश फ्लो को नहीं करते, फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट, है ना, कंपेयर करते हैं। इट इज कंपेयर्ड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी तो आउटकम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द प्रेजेंट वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। नेक्स्ट वन, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इज ₹1.2 लाख at 10% discount rate and minus 0.20 at 11% discount rate. The IRR of the project is, आपको क्या करना है? IRR निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट IRR। देखो, कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको JIB के साथ साथ CIB में भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ JIB में ही आए, JIB में भी आएगा, CIB में भी आएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होगा राइट आंसर? नाउ IRR का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होगा एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, सॉरी, हमें चाहिए होगा लोअर डिस्काउंट रेट विच इज 10%, देन
NPV at or the positive NPV, then positive NPV minus negative NPV, multiplied by the difference between two. ठीक है, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट और पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एनपीवी माइनस नेगेटिव एनपीवी. ठीक है, ये हमें चाहिए होगा. अब कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 10.86%. ठीक है. ना एनपीवी के केस में ना आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, सॉरी आईआरआर के केस में ना आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है. जब भी आईआरआर का केस होता है, राइट, जब भी आईआरआर का केस होता है वहां पे जब आपको क्लोजेस्ट ऑप्शन दिए हो ना, तो जो कम है उसी को ऑप्ट करना. आपका आंसर 10.86% आया है, राइट, लेकिन जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है लोएस्ट वो हमें ढूंढना है. ठीक है, राइट. नेक्स्ट वन, the market price of a company ABC, the market price of a share of a company ABC is 90 and the earning per share is rupees 10. Calculate PE ratio, price earning ratio. You are required to compute price earning ratio. Now see, PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीई रेशियो यूज होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी कंपनी का जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, राइट. सो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? हमें दो चीज चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा प्राइस और हमें चाहिए होगी अर्निंग्स. ठीक है, अर्निंग्स का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर. प्राइस का मतलब क्या है? प्राइस का मतलब होता है आपका जो मार्केट वैल्यू है. सो 90 डिवाइडेड बाय 10. अर्निंग पर शेयर आपकी 10 है, करंट मार्केट प्राइस आपका 90 है, तो ये कितना हो गया? पीई आ गया इसका 9. ठीक है, अब अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम चेक करेंगे इसी इंडस्ट्री की कंपनीज को और उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. ठीक है, नेक्स्ट वन, which one of the following statements are correct? Number 1, the term purchases include the purchase of fixed asset for cash as well as on credit. The term sales include sales of fixed asset for cash as well as on credit. The term opening stock means goods lying unsold at the end of the previous accounting period. The term closing stock means the goods lying unsold at the beginning of current accounting period. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यानी मेजॉरिटी गलत है और एक स्टेटमेंट सही है. आपको वही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. नाउ अगर हम देखें परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ गुड्स. सेल का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स. करेक्ट. ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग ईयर में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा. तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, देन
If spot rate is euro 1 is equal to $1.2180/90, 1 month forward rate is 35.32. What will be the buying rate of US dollar 1 month forward rate? आपको 1 month forward rate बताना है. So, 1 यूरो की कीमत कितनी है? $1.2180, $1.2190. ठीक है. 1 मंथ फॉरवर्ड रेट कितना है? 35.32. डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी यहां पर जो लास्ट वैल्यूज है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा. करेक्ट. सबट्रैक्ट कर लेते हैं. पहली वाली वैल्यू आ रही है 1.2145. ठीक है. इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1.2158. ठीक है, ये वैल्यूज आ रही हैं. नाउ हमें पूछा है बाइंग रेट, तो बाइंग रेट कौन सा हो जाएगा? वी बाय एट लोअर रेट, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. नेक्स्ट वन, द टर्म इंटरनल इक्विटीज रिफर टू शॉर्ट शेयर होल्डर्स फंड, टैंजिबल नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर बोथ ए एंड बी. इंटरनल इक्विटी टर्म का मतलब क्या होगा? द टर्म इंटरनल इक्विटीज रिफर टू, इंटरनल इक्विटी का मतलब क्या हुआ? दैट बिलोंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो उसको हम शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं. ठीक है, उसको हम टैंजिबल नेटवर्थ बोल सकते हैं. तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. करंट रेशियो इज 2:1. इफ इट्स स्टॉक इज 50,000 एंड इट्स टोटल करंट लाइबिलिटी इज 70,000, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द क्विक रेशियो. आपको क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है. आपको निकालना है क्विक रेशियो. सी, क्विक रेशियो क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक 50 है, करंट लाइबिलिटी हमें दी हुई है कितनी? 70,000. ठीक है, और हमें क्विक एसेट नहीं दिया, बट हमें करंट रेशियो दिया हुआ है 2:1 का. करंट एसेट हमें नहीं दिया, बट हमें दी हुई है करंट लाइबिलिटी विच इज 70,000. यहां से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि करंट एसेट हो गया 1,40,000 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके. ठीक है, अब हमें पता है स्टॉक कितना है? 50,000. अगर मैं इसमें से 50,000 घटा दूं तो 90,000 आया. वो मेरा क्या हो जाएगा? क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट. तो 90,000 डिवाइडेड बाय 70. सो 90 डिवाइडेड बाय 70, ये हो गया 1.28, यानी ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. नेक्स्ट वन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 50,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 1 लाख, रिसीट फ्रॉम डेटर इज 20,000, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर. हमारा जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है वो हमें 50,000 दिया हुआ है. ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1 लाख. करेक्ट. जो पैसा रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो 20,000 दिया हुआ है. हमें बताना है ड्यूरिंग द ईयर कितनी क्रेडिट सेल हुई. संजय सिन्हा सर, वेरी गुड.
नाउ कैसे निकालेंगे? 50,000 ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इतना कैश मिल गया, प्लस कुछ क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर जनरेट हुई होगी, विच विल गिव अस टोटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ गई? 70,000, राइट। सो ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो क्रेडिट सेल हुई है वो क्या है? 70,000, विच इज योर बैलेंसिंग फिगर। वन लाख, ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दी हुई है, ठीक है, सेल्स दी हुई है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और एवरेज स्टॉक। नाउ सॉरी, सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट घटा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, राइट। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है क्योंकि वो नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल, यानी हमारी जो सेल्स है उसका 1/4 हिस्सा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, करेक्ट। तो दिस विल बी, यहां पे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25% ऑफ 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा? $4,80,000, ठीक है। अब यहां पे 4,80,000 तो आ गया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, एवरेज स्टॉक भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 58,000 प्लस 4,84,000, करेक्ट, माइनस क्लोजिंग स्टॉक वुड गिव अस 4,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो 4,84,000 प्लस 58,000, ये टोटल हो गया 5,42,000। अगर मैं माइनस कर दूं 4,80,000 तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 62,000, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक है 58, क्लोजिंग स्टॉक है 68, इन दोनों का एवरेज कर देते हैं, एवरेज स्टॉक आ गया 60, ठीक है। सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60,000 विल गिव यू 8 टाइम्स। अच्छा क्वेश्चन है काफी, दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टॉक भी निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना था, और आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, अशोक परचेज द मशीन ऑन 1 जनवरी 2005 फॉर 1,20,000, इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रेसिडुअल वैल्यू इज आफ्टर 5 years 5,000, 1/7/2005 expenses for repair were incurred to the extent of 2,000, depreciation is provided under straight line method, the annual depreciation is. एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है पूरे साल का, तो यहां पे इसका मतलब assumption क्या है? साल चल रहा होगा 1 जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। आपको बोला है 1,20,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 10,000 का एक्सपेंस हुआ है, करेक्ट। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 1,30,000 एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000। बट अब यहाँ पे देखो, ये वाले जो रिपेयर इनकर किए गए हैं ये सिर्फ आपको किसके लिए दिए हैं? कंफ्यूजन के लिए, इसे हम ऐड नहीं कर सकते, राइट। क्यों? क्योंकि जब तक मशीन पुट टू यूज नहीं होती तब तक के एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं। 1,25,000 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो लाइफ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 5। हमारा एनुअल डिप्रिसिएशन कितना हो गया? 25,000।
हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस सेशन इन क्लास नंबर 20, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो इज एवरीथिंग परफेक्ट एंड फाइन? इफ यस, देन इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर करते जाइए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड है। क्लास 19 लिखा हुआ है बट इट इज क्लास नंबर 20। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with a debit balance as per the cash book, check issued but not presented within the period should be added, deducted, not required to be adjusted, none of the above. क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन कहां से है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बोल रहा है कि while preparing a bank reconciliation statement, if you start with, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, इफ यू स्टार्ट विद अ डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, यानी आपकी कैश बुक में अगर बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें किसका बैलेंस निकालना है? पासबुक का। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन द पीरियड। अब अगर चेक इशू करा गया है तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा? कम होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे ऐड करेंगे, then it should be added. So जैसे जैसे बोला जाए ना, आप वैसे वैसे लाइन को पढ़ते हुए सारे जो पॉइंटर्स है वो बनाते जाइए एंड यू विल गेट द आंसर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बिल गिवन टू क्रेडिटर इज कॉल्ड एज परचेज इनवॉइस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सेल इनवॉइस। नाउ हु इज क्रेडिटर? जिससे हमने क्रेडिट पे, क्रेडिटर इज रिलेटेड टू व्हाट? क्रेडिट परचेज, राइट। क्रेडिटर किससे रिलेटेड है? क्रेडिट परचेज से, यानी कि ये वो पर्सन है जिससे हमने सामान उधार पे खरीदा है। ठीक है, तो जब हम इसे कोई बिल देंगे, है ना, यहाँ पे लेट्स से हम लोग हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिटर को एक बिल दिया, ये बिल क्या होगा? पेबल होगा या रिसीवेबल होगा? दिस विल बी पेबल, so it will be bills payable. Kishan sir, very good, both the answers are correct, very good sir. Others you can also start sharing, आप भी चैट में आंसर शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन? इनमें से कौन सा एक कैश ट्रांजैक्शन होगा? सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन अकाउंट। डू रिमेंबर, कल आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन प्लान है, राइट? मॉर्निंग में 9 AM पे अमनजोत मैम का सेशन है INIFS का, दैट इज मॉड्यूल कंप्लीट, मॉड्यूल डी इन वन शॉट। देन सेकेंड यू हैव माई सेशन एट 11 AM, जहां पे मैं आपको रेशियो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, विच विल बी हेल्पफुल फॉर JIB एज वेल एज CIB इन वन शॉट। देन थर्ड सेशन इज ऑफ आरती मैम, जहां पे वो AFM का मॉड्यूल डी पूरा कंप्लीट करवाने वाली है इन वन शॉट फ्रॉम 2 PM। और आज रात को प्रवीण सर का सेशन है 8 बजे से, दैट सेशन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, जहां पर उन्होंने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ऑफ PPB। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश ट्रांजैक्शन? इनमें से कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है? ठीक है, अब आपको बोला है गुड्स सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, ये तो उधार पर है, ये तो नहीं है। ठीक है, देन सोल्ड गुड्स टू राम, जब भी पार्टी का नाम लिखा होता है, राइट, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम किया जाता है। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन अकाउंट, अगेन क्रेडिट है। जब क्वेश्चन साइलेंट है, स्टेटमेंट इज साइलेंट, जब स्टेटमेंट साइलेंट हो, वी एज्यूम इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। राइट, नेक्स्ट वन, Rupees 200 paid as a wages for erecting a machine should be debited to repair account, machine account, capital account, furniture account. आपने 200 रुपए पे करे हैं
एज वेजेस एक मशीन के लिए, करेक्ट। तो ये जो खर्चा है ये हमारा कहाँ पे कवर होगा? एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर यू आर बाइंग एन एसेट, एनी एक्सपेंस डन टिल द डेट, जब तक आपका एसेट वर्किंग कंडीशन में आता है, ऐसे सारे एक्सपेंसेस को हम कहाँ पर ऐड करते हैं? देखो मशीन को रेक करने के लिए है ना, यानी आपकी मशीन नई होगी, नई मशीन है, आपने खरीदी है, सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है तो कहाँ पे जाएगी? एसेट की वैल्यू में ऐड होगी, तो एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हम यहां पे क्या डेबिट करने वाले हैं? मशीन अकाउंट। ये बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट वन, जर्नल प्रॉपर is used to record return of fixed asset purchased on credit, all cash purchase of asset other than goods, all cash sales of asset other than goods, recovery of an amount already written off as bad debts. क्या होगा राइट आंसर? Now see, all cash purchase of asset other than goods, all cash sale. तो यहाँ पे जितनी भी कैश परचेज है और कैश सेल है वो तो कैश बुक में चली जाएगी, करेक्ट। देन रिटर्न ऑफ फिक्स एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, ये आपने जो क्रेडिट अकाउंट मतलब अगेन सब्सिडरी बुक में ये भी चली जाएगी, ठीक है। नाउ अमाउंट और रिकवरी ऑफ एन अमाउंट दैट इज रिटर्न ऑफ एज बेड डेट, ठीक है। अब ये क्या है? एक इंडिविजुअल आइटम है, ये मल्टीपल टाइम्स तो रिपीट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको अलग से सब्सिडरी बनाने की जरूरत नहीं है, सब्सिडरी बुक नहीं बनाओगे आप, तो ये कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जर्नल प्रॉपर। ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप जर्नल प्रॉपर में बनाओगे, लेकिन कोई रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं? सब्सिडरी बुक में। नेक्स्ट वन, manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss on the goods produced, ascertain the cost of manufactured goods, show the sale proceeds from the goods produced during the year, both B and C. Manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss on the goods produced, ascertain the cost of the manufactured good. Now manufacturing account की अगर हम बात कर रहे हैं तो manufacturing account क्या होता है? हमारे पास manufacturing account होगा, ट्रेडिंग अकाउंट होगा, P&L अकाउंट होगा एंड P&L एप्रोप्रिएशन होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमाइन करते हैं, ट्रेडिंग में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, P&L में नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। सबका पर्पस डिफाइंड है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस, इसका कोई रिलेशन नहीं है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर सेल प्रोसीड, ये भी इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, राइट आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर बी। सेल प्रोसीड्स कहां पे जाती है? ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इट हैज नो रिलेशन विद सेल्स, बिकॉज जहां पर भी सेल्स आएगा वहां पे प्रॉफिट वर्ड ऐड हो जाएगा, तो यहां पे सेल्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। देन A purchased a car for rupees 5 lakh, making a down payment of rupees 1 lakh and signing a rupees 4 lakh bills payable due in 60 days. As a result of this transaction, the total asset will increase by 5 lakh, the total liability will be increased by 4 lakh, the total asset will be increased by 4 lakh, or total asset increased by 4 lakh with corresponding increase in liability by 4 lakh.
व्हाट विल बी द राइट आंसर? ए ने कार परचेज करी है कितने रुपए की? 5 लाख की. कार इज ₹5 लाख, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 लाख. ठीक है, यानी कैश कितने का दे दिया? इसमें से कैश दिया 1 लाख का. ठीक है, तो अब देखो हमारा असेट कितने से इंक्रीज हुआ है? 5 लाख से. मेरा करंट असेट, ठीक है, कम हो गया है 1 लाख से. एंड हमने एक बिल्स पेबल दिया है, यानी मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है 4 लाख से. ठीक है, अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं. टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय 5 लाख. रॉन्ग. वाई? बिकॉज मेरा कैश भी तो कम होगा. ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया है. टोटल लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाय 4 लाख. ओनली आउटकम तो नहीं है. टोटल, ये देखो ये ज्यादा बेहतर है. टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय 4 लाख, बिकॉज यहाँ पे नेट इंपैक्ट क्या हुआ? 5 लाख एसेट बढ़ा, करंट एसेट कम हो गया, तो टोटल एसेट जो है वो 4 लाख से इंक्रीज हुआ. और मेरी जो लाइबिलिटी है वो भी 4 लाख से इंक्रीज हो गई. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. टोटल एसेट विल इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी बाय 4 लाख. ठीक है, नेक्स्ट वन. A withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to. यानी अगर किसी बिजनेसमैन ने कैश विड्रॉ कर लिया है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, तो वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा? What will be the right answer? Now, अगर हमने कैश विड्रॉ करा है तो कैश कम होगा. कैश क्या है? असेट है. रिड्यूस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट. इसके साथ साथ ड्रॉइंग्स विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल, ये कम होगा तो इसको डेबिट करेंगे. एंट्री क्या बन जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रेडिट किस में होगा? कैश अकाउंट में. वेरी गुड. आई कैन सी विक्रम सर, विक्रम राणा सर, यू हैव गिवन द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. द बैलेंस ऑफ पेटी कैशेस. पेटी कैश का बैलेंस क्या होगा? द बैलेंस ऑफ पेटी कैश. पेटी कैश क्या होगा? इट इज एन एसेट. बैलेंस ऑफ पेटी पेटी कैश. नाउ सी, कैश का जो बैलेंस है वो क्या होता है? असेट ही होता है. अब वो पेटी कैश में हो चाहे वो नॉर्मल कैश हो, राइट, दैट विल ऑलवेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ असेट अकाउंट. करेक्ट विक्रम सर, कृष्ण सर, वेरी गुड, राइट आंसर. द लास्ट वन. A company wish to earn a 20% profit margin on selling price. Dash is the profit markup on cost which will achieve the required profit margin. 33%, 25%, 20%, none of the above. Now see, कंपनी चाहती है कि जो उसका प्रॉफिट मार्जिन हो वो सेलिंग प्राइस पे 20% हो. यानी अगर सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 20%, 20 रुपए. तो कॉस्ट कितनी बनी? 80. राइट, कॉस्ट कितनी हो गई? 80% हो गई. अब हमें बताना है मार्कअप कॉस्ट पे कितना होना चाहिए. जो मार्कअप है वो कॉस्ट पे कितना होगा.
मैंने आपको बेसिक तो बता ही दिया। तो देखो कॉस्ट कितनी है हमारी 80, प्रॉफिट कितना है 20, तो 20/80 इंटू 100 कितना हो गया 25%। अगर 25% कॉस्ट पे होगा तो 20% किस पे हो गया, सेल पे। देखो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 20%, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1/4 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द स्पेशल सेशन ऑफ एएफएम, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। मेरा नाम है प्रियांशु, मैं आपकी एएफएम की मेंटर हूं और यहाँ पे रेगुलरली हम लोग 6:30 बजे लेकर आते हैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। एवरी संडे वी कम अप इवन विद स्पेशल सेशंस टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर, राइट। जहाँ पर लास्ट संडे की अगर हम बात करें तो हमने आपको कंप्लीट मॉड्यूल डी रिवाइज करवाया फॉर एएफएम, मॉड्यूल डी फॉर आई एंड आईएफएस। Additionally, we have completed module C का ratio analysis. It was a detailed revision session of ratio analysis topic. साथ ही में आपका जो PPB है हमने उसके numerical questions भी करे थे। So this altogether this journey is the journey of JIB exams. हम सब लोग मिलकर एक साथ आपके साथ तय कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर यूजफुल सेशंस फॉर यू। मीनवाइल ऑल्सो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन, अगर आपको लगता है कि आप कुछ हमें कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं टू कम अप विद दिस सेशन, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Now the first question is saying 8% Government of India 10-year bonds trading in the market for rupees 110. How much is the current yield? Current yield क्या है ना, current yield का फॉर्मूला क्या होता है, current yield का फॉर्मूला होता है कूपन और इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक है, कूपन कितना है 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है ना, राइट। अब देखो ट्रेड कर रहा है 110 पे, प्राइस नहीं दिया हुआ है तो हम इसे अज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, क्लोज है ना उसके, तो 810 इंटू 100। अगर यहाँ पे 1100 होता तो हम 1000 ले लेते, क्योंकि जो बॉन्ड की वैल्यू होती है वो 10 के मल्टीपल्स में, 100 के मल्टीपल्स में होती है बेसिकली। सो 8 डिवाइडेड बाय 110 परसेंटेज करा तो 7.27%, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फर्म हैज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ₹50। एक फर्म है जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, ईबीटी आपको दिया है 50 रुपए, टैक्स आपको दिया हुआ है 50, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 40, ये हमें दिया हुआ है। एंड इट्स कैपिटल एंड रिजर्व्स आर 200, कैपिटल और रिजर्व्स जो है वो 200 है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट रिटर्न ऑन नेटवर्थ। आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालना है। नाउ सी, जब आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हो ना, दिस मींस नेटवर्थ ऑफ हुज नेटवर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर। हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की। और इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कुछ मिलता है, और अगर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी माइनस करते। तो कितना हो जाएगा 40/200 इंटू 100, राइट, 40/200 इंटू 100, दैट इज 20%।
क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं उनको क्या मिलता है, सब कुछ माइनस करने के बाद उन्हें अमाउंट मिलता है, ठीक है। देन ऑन 1st June drew a bill on Y for rupees 25,000 at maturity. X drew a bill on Y at maturity. Y requests X to accept rupees 5,000 in cash and noting charges incurred rupees 100, and for the balance X draws a bill on Y for 2 months at 12% interest, 12% per annum. Interest amount will be, तो 1st June को X ने एक Y के ऊपर बिल ड्रॉ करा 25,000 का, मेच्योरिटी पे Y ने बोला कि X एक काम करो, अभी 5,000 रुपए एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, 5,000 तो एक्सेप्ट कर लो, यानी कितना बचा, 20,000 बचा। और इस 20,000 के लिए उसने एक न्यू बिल बना दिया, बिकॉज वो वाला बिल पूरा इन कैश नहीं हुआ, इन सारी चीजों की लिखा पढ़त करने में 100 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी लग गए, ठीक है। आपको बताना है कि कितना अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। नाउ कितना अमाउंट ड्यू है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12% पर आनम। और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए कितना अमाउंट हो गया, 400 रुपीज। देखो 25,000 का था, जिसमें से वाई ने कितना पे करा, 5,000। अभी भी पेंडिंग अमाउंट कितना है, 20,000। इसके ऊपर एक्स ड्रू अ बिल ऑन वाई फॉर 2 मंथ्स एट 12% पर आनम। तो फिर इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 महीने की ब्याज लगेगी, विच विल कम एज 400। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, अलका बोरोड रुपीज 65,600 फॉर 2 years। प्रिंसिपल कितना है, 65,600। टाइम कितना है, 2 साल है। रेट है आपका 5%, करेक्ट। टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 2, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट है। अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 + r की पावर n, करेक्ट। r 1 + r की पावर n - 1, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया, 65,600। रेट कितना हो गया, 0.05 इंटू 1.05 की पावर 2 अपॉन 1.05 की पावर 2 - 1, करेक्ट। अब जल्दी जल्दी पावर्स निकाल लेते हैं। पहले 1.05 की पावर निकाल लेते हैं। पावर आ रहा है आपका 1.1025, ठीक है, इंटू 0.05 इंटू 65,600 डिवाइडेड बाय 0.1025, दैट इज 35,000 अप्रोक्सीमेटली 280। मेरा 280, ठीक है। आंसर आ रहा है इसका 35,280। नाउ द क्वेश्चन विल बी, मैम आपने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर एनम से डिवाइड क्यों नहीं करा, 12 से डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। आपको ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं बोला है, आपको अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बोला है। ईएमआई अगर होता, मंथ अगर आता, तो हम 12 से डिवाइड कर देते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला, a trading firm average inventory is rupees 20,000, that is cost. If the inventory turnover ratio is 8 times and the firm sells good at a gross profit of 20% on sale, ascertain the gross profit of the firm. You are required to ascertain the gross profit of the firm. स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 8 टाइम्स। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 20% ऑफ सेल्स, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री है 20,000,
तो 820,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 1,60,000। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, फर्म जो है वो गुड्स को बेचती है 20%, है ना, सेल के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 20। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 80, यानी 80 है, हमें क्या निकालना है? 20। कर सकते हैं? यानी 40,000 हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000। करेक्ट। किशन सर वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आज आप आंसर्स नहीं कर रहे हो। करनी है। Now, next one. Mr. Satish has decided to invest rupees 7,500 every year for the next 3 years at a prevailing rate of 10% per annum. Calculate the present value of the amount he is to receive at the end of the period. What will be the right answer now? अगर हम मिस्टर सतीश की बात करें तो मिस्टर सतीश हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रुपीज 7,500 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, हमें क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऑफ द अमाउंट, बिकॉज एवरी ईयर है तो एन्युटी हो जाएगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 years, और कुछ भी नहीं बोला है, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट बोला है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन्युटी अमाउंट इनटू एन्युटी अमाउंट इनटू रेट इनटू 1 + r की पावर n अपॉन 1 + r की पावर n -1। करेक्ट। जो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा? एन्युटी अमाउंट इनटू 1 + r की पावर n -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, जल्दी से एक बार सॉल्व कर लीजिए। ना एन्युटी अमाउंट हमारा कितना है? 7,500 है। ठीक है, 1 + r की पावर n 1.10 की पावर 3 -1 अपॉन 0.10 1.10 की पावर 3, यही होगा ना। पावर निकाल लेते हैं।
आंसर इज कमिंग एज 18650. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट वन, a 10% 6-year bond with face value of ₹1,000 has been purchased by Z for ₹900. What is his yield on maturity? क्या होगा राइट आंसर? नो, व्हाट इज YTM? जो आपका कूपन अमाउंट है ना, आपका जो इंटरेस्ट है, कूपन अमाउंट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है. प्लस क्या होगा, आपकी जो रिडम्पशन वैल्यू है, परचेज प्राइस है, दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको हम डिवाइड करेंगे लाइफ ऑफ बॉन्ड से, राइट, और डिवाइड कर देंगे एवरेज प्राइस से इनटू 100. कूपन अमाउंट कितना है? 10% 6-year बॉन्ड, वैल्यू है 1000 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपए. प्लस रिडम्पशन वैल्यू आपने खरीदा कितने का है? 900 का, बेचा कितना है? 1000, divided by the life, that is 6 upon 1900 divided by 2 into 100. ठीक है, न्यूमरेटर आ गया आपका 116.67, 950 into 100. तो आपका जो रिटर्न आया YTM पे, दैट इज कमिंग 12.28%. ठीक है, YTM इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आता है. YTM हो गया, और इसमें हम लोग 12.28, हाँ 12.50. नेक्स्ट वन, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 18,000, परचेज है आपकी 85,800. ठीक है, देन कैरेज ऑन परचेज हम काउंट करेंगे, सेल्स है 1,40,700. रेंट ऑफ ऑफिस हम लेंगे नहीं, कैरेज ऑन सेल हम लेंगे नहीं. बस अब हमें क्या करना है? डिफरेंस ऐड करना है. अमाउंट हो गया आपका 50,600. बैलेंसिंग फिगर है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वन, अ कंपनी
has 2 lakh shares including 40,000 preference shares and net profit after tax is 10 lakh. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 10 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड है 1 लाख, आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है। 2 लाख के शेयर हैं जिसमें से 40,000 प्रेफरेंस है, तो कितना बचा 9 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000। ये क्या हो जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर, क्योंकि अर्निंग पर शेयर किसको डिवाइड किसके लिए अवेलेबल होती है, इट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज the risk of default on a debt that may arise from the borrower failing to make required payments? Now कौन सी रिस्क होती है? क्रेडिट रिस्क। अगर पैसा नहीं मिल रहा है, राइट, तो वो कौन सी रिस्क होगी? क्रेडिट रिस्क। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज क्लास नंबर 21 एंड आई एम योर मेंटर प्रियांशु। मैं आपको रेगुलरली 6:30 पर एएफएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अगर ऑफिसर अड्डा पे नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ ऑल द रीसेंट अपडेट, ठीक है। आज का सेशन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम 20 सेशन और कर चुके हैं, यानी 10 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटेड। आप एक बार ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन मिल जाए और आप ये सारे सेशंस को एक बार में देख पाए, ठीक है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल एसेट ऑफ अ यूनिट अमाउंट्स टू ₹50 लाख एंड द एग्रीगेट ऑफ नेट वर्थ एंड टर्म लाइबिलिटीज 35 लाख। What should be the amount of current asset if the required current ratio is 2:1? अगर आपका रिक्वायर्ड करंट रेशियो 2:1 का है तो हमारे अमाउंट ऑफ करंट एसेट क्या होगा, ठीक है। तो टोटल एसेट कितना है? 50 लाख है। टोटल एसेट उतना ही टोटल लाइबिलिटी हो जाएगा। यहां पे जो नेटवर्थ है और टर्म लाइबिलिटीज है वो सब मिला के 35 है। तो बैलेंसिंग फिगर आपका करंट लाइबिलिटीज हो गया, करेक्ट। तो वो हमें पता चल गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ करंट एसेट इफ द रिक्वायर्ड करंट रेशियो इज 2:1? तो करंट रेशियो 2:1 है, ठीक है। करंट एसेट हमें निकालना है, करंट लाइबिलिटी अभी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, तो हमारा करंट एसेट हो जाएगा 30 लाख, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट वन, profit to sales is 2% and amount of profit is ₹5 lakh. What is the amount of sale? Now profit to sale ratio कितना है? Profit upon sale into 100 is given 2%. तो मैंने 100 यहां लिख दिया, इसलिए वहां पे 2 लिख रही हूं। प्रॉफिट आपको बोला है 5 लाख है, सेल्स x हो गई इंटू 100, करेक्ट। तो x कितना हो जाएगा? 250, यानी कि सेल्स कितनी हो गई? 250 लाख। नेक्स्ट वन, 100 शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at a discount of 5% are forfeited for non-payment of allotment money at ₹20 per share and first call money at ₹20 per share. Second and final call payable 20 per share has not been made till the forfeiture of shares. The share forfeited account will be credited by. Done? Now see this. शेयर कैपिटल में कितना आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद हाउ मच अमाउंट? अभी तक 100 में से जो 20 रुपए है वो कॉल नहीं करे गए हैं, यानी कितना कॉल करा गया है? 80 कॉल करा गया है, 20 रुपए लास्ट के नहीं करे, तो यहां पे तो कॉल्ड अप ही आता है। शेयर्स कितने थे? 100 इंटू 80 2. Now what amount has not been paid? Allotment money was not paid, correct?
to allotment money, to first call, राइट अलॉटमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब शेयर जो इशू है वो डिस्काउंट पे हुआ है, तो टू डिस्काउंट टू फोर फीचर, ठीक है। अलॉटमेंट पे 20 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे भी 20 रुपए है, डिस्काउंट कितना है, 100 रुपए का शेयर है, 5% का डिस्काउंट है, यानी पर शेयर 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। और फोर फीचर में कितना हो गया, 20 45, दिस इज 40 45, 45 माइनस 80 35 हो गया, तो टू फोर फीचर अकाउंट 100 इंटू 35। अब आप देख लो 35 5 40, 40 और 40 80, राइट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3500, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, जिस दिन हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योर हो रहा है, वो ड्यू डेट अगर एक पब्लिक हॉलीडे है, तो हमारी नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगी, यानी किस दिन हम लोग जाकर अपने बिल को एनकैश करवा सकते हैं। इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, है ना, जिस दिन हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हमें एनकैश करवाना था, नाउ अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, ठीक है, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, तो जो नेक्स्ट ड्यू डेट होगी वो प्रीवियस वर्किंग डे हो जाएगा, राइट। प्रीसीडिंग डे का मतलब क्या है, प्रीवियस वर्किंग डे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एबीसी लिमिटेड हैज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ 60% debt and 40% equity. The cost of debt is 10% and weighted average cost is 13%. You are required to calculate the cost of equity. आपको cost of equity निकालनी है। नाउ कितना परसेंट डेट है, डेट एंड इक्विटी 60% डेट है, 40% इक्विटी है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%, वेटेड एवरेज पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें नहीं पता, करेक्ट। 0.60 इंटू 0.10 एंड 0.40 इंटू एक्स विल गिव अस पॉइंट, चलो इसको बाद में लिखते हैं पॉइंट, तो ये हमें कितना दे देगा, 13%, करेक्ट। अब कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कितना आएगा, परसेंट में अगर निकाले तो ये 6% हो जाएगा, करेक्ट। नाउ 0.40x 6% plus 0.40x is equal to 13%,
0.40x इज इक्वल टू 7 होना चाहिए. 7x इज इक्वल टू 17.5%. तो ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट वन. Which definition of accounting is most appropriate nowadays? कौन सी definition most appropriate है? Accounting only involves the recording of those transactions which are of financial character. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the business transaction which are of financial character. It is the process of identifying, measuring and communicating information to permit informed judgments and decision by the user of account. It is an art of recording transaction. राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. अगर आप मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देखो तो हर एस्पेक्ट को बी डेफिनेशन कवर कर रही है. नेक्स्ट वन. द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ अ बैलेंस शीट, जहां पे आपको चीजें इंफॉर्मेशन दी गई है. टोटल करंट एसेट, इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, करंट लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, सॉरी, you are required to calculate working capital gap. आपको वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है. What will be the right answer? चलिए, अब आपको इसमें क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है. कैसे निकालेंगे? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग बैंक फाइनेंस. ठीक है. करंट एसेट हमें कितना दिया हुआ है? टोटल करंट एसेट 90,000 है. करंट लाइबिलिटीज हमें कितनी दी है? टोटल इट इज 30,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 है, तो 30,000 में ऑलरेडी 5,000 इंक्लूडेड है. तो हो जाएगा 90,000 माइनस 25,000. ठीक है. आई होप यहां तक क्लियर है. आंसर हो जाएगा 65. नेक्स्ट वन. एडजस्टेड परचेज दी है, सेल्स दी है, आपको फ्रेट वगैरह दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर. From the given information, you are required to calculate the gross profit. Now, gross profit में अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हो, है ना, एडजस्टेड परचेज दिया हो, तो देयर इज वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंस है? एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? आफ्टर द एडजस्टमेंट. व्हाट आर द एडजस्टमेंट दैट आर ऑलरेडी डन ओवर ईयर? There are certain adjustment that are done, that is informed in the question. कि हमने परचेज को एडजस्ट किया हुआ है. किससे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट किया हुआ है.
अब आपको यहाँ पे परचेज के अलावा, मतलब अगर आप एडजस्टेड परचेज का फिगर ले रहे हो देन यू डोंट हैव टू टेक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सब नहीं लेना, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? एडजस्टेड परचेज दिया है 6,63,600, सेल्स दी है 7,44,000। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना नहीं है, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड हम कंसिडर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ना जानबूझ के कंफ्यूजन के लिए दिया है। नाउ फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, ये किससे रिलेटेड है? ये सेल्स का खर्चा है। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ वो खर्चे लेते हैं जो कि परचेज से रिलेटेड है, ना कि सेल से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7,44,000 माइनस ऑल द बैलेंसेस दैट आर रिटन ऑन द डेबिट साइड। Balancing figure will come as 74,400. Option number B. ठीक है, next one. The basic rule, debit what comes in, credit what goes out, is applicable to personal account, natural account, nominal account या फिर real account. The basic rule, debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out, this is applicable on real account. किसके ऊपर applicable है? real account के ऊपर. So हम लोग यहाँ पे जो भी business में आ रहा है उसको debit करते हैं. Generally this is applicable on asset, whatever is coming in the business. Asset increase हो रहा है debit, business से जा रहा है decrease हो रहा है तो credit. ठीक है. Then 1,000 shares of ₹10 each issued at par were forfeited for the non-payment of the final call of 2 per share. These shares were reissued at 2 per share fully paid up. What is the profit on reissue? ठीक है, अब इसको देख लेते हैं. 1,000 शेयर थे, सब कुछ पेड था, ठीक है, तो 1,000 रुपए इंटू 8 दैट इज 8,000 रुपीज विल बी योर फोरफीटेड अमाउंट. करेक्ट. आपने जो शेयर्स रीइश्यू करे हैं वो 8 रुपए पे करे, यानी 1,000 पे आपको 2 रुपए का लॉस हुआ पर शेयर डिस्काउंट की वजह से, विच इज 2,000. तो आपका प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 6,000. दैट वुड बी हियर. 8 क्या है? फोरफीटेड अमाउंट है. 2 क्या है? डिस्काउंट है जो आपने रीइश्यू पे दिया है. तो बैलेंस आपका प्रॉफिट हो गया, जिसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में.